सो वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा एंड इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टर्स ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। इस टॉपिक में अगर आप देखो बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी होती, 9 to 11 थ्योरीज हैं जो WD थॉर्नबरी की हैं, लेकिन ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अगर आपको सीधे ही क्वेश्चन पूछ ले फैक्टर्स ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है क्या, वो समझने हैं, फिर वो एक एक करके थ्योरीज तो अलग है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली समझेंगे कि मतलब लैंडफॉर्म डेवलप कैसे होते हैं, फिर क्यों उसकी यूनिफॉर्म थ्योरी नहीं है, C.G. हिगिंस ने क्या अपने व्यूज़ दिए, देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बेसिकली एक थ्योरी है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस के ऊपर WD थॉर्नबरी की पूरी थ्योरी है, डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हमने उसका एक ओवरव्यू लेना है इस लेक्चर में। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की आप जानते हो एक अलग से थ्योरी है। क्लाइमेट को लेके पूरी क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी चलती है। टाइम टाइम को लेकर डेविस ने थ्योरी दी है। ऑलमोस्ट 3 to 4 थ्योरीज हैं ऐसी जो आपको टाइम के ऊपर मिलेंगी। तो आप देखोगे क्यों साइक्लिक टाइम इंपॉर्टेंट है, क्यों शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काम नहीं होता। देन आप एनर्जी की बात करोगे, इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी की बात करोगे। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट, फिर उसके बाद आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में बेसिकली दो चीज़ है, स्लोप आता है एंड ड्रेनेज। तो स्लोप जब आप टोपोग्राफी में पढ़ोगे तो स्लोप की बात करोगे, देन स्लोप एस्पेक्ट की बात करोगे, ये क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कन्फिगरेशन, देन रिलेटिव पोजीशन ऑफ स्लोप, देन ड्रेनेज, राइट। इसके बाद हम फाइनली इवेल्युएशन इसका पढ़ने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने जो बात की वो हमने लैंडफॉर्म देख लिया था। लैंडफॉर्म हायरार्की ऑफ लैंडफॉर्म ने बात की, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिमेंट्री आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, कार्टोग्राफी स्केल और सिलेबस में क्या है। उसके बाद हमने लैंडस्केप की बात की, जहाँ हमने ह्यूमन ज्योग्राफी और रीजनल प्लानिंग को जियोमॉर्फ से लिंक किया कि ये प्लानिंग कैसे हो सकती है, और साथ में अगेन प्लानिंग का एक और मेथड या टेक्निक वो हमने बात की। सिलेबस में एक बार देख लेते हैं ये टॉपिक आपको कहाँ दिखता है। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस में देखो, सिलेबस का पहला ही जो टर्म है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। अब लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं उससे पहले हमने ये समझना ज़रूरी होता है कि लैंडफॉर्म क्या होता है, प्लस अगर आपने लैंडफॉर्म समझ लिया तो लैंडस्केप। तो लैंडस्केप डेवलपमेंट या लैंडफॉर्म डेवलपमेंट दोनों के फैक्टर सेम ही होने वाले, राइट। थोड़े बहुत चेंजेस जो इनमें आएंगे फैक्टर्स में वो हम थ्योरी में ही देख चुके हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, या तो सीधे साइकिल ऑफ इरोजन पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या फिर पॉलीसाइक्लिक कॉन्सेप्ट, या फिर लैंडस्केप, अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में बात की हुई है। डायरेक्टली इसमें से कहीं कहीं फैक्टर्स भी पूछ लिए कि कंडीशंस क्या है कास्ट टोपोग्राफी के लिए, कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट। या डिस्कस द इवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस थिंग, या टिपिकल फीचर ऑफ दीज रॉक्स। तो फैक्टर्स अगर आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हो। देन कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछे हैं, ये फैक्टर्स ही पूछे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है, क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड एजेंट ऑफ इरोजन वो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनकी वजह से कैसे लैंडफॉर्म्स आते हैं। आइस का क्या फैक्टर हो सकता है, मेंडर, ये किस चीज़ से बनते हैं, बेसिकली इरोजनल फैक्टर्स हैं किस टाइप के हैं। तो ये फैक्टर्स, इन सब चीज़ों को पढ़ने समझने के लिए पहली चीज़ है, प्लस फिर इनसे आती है थ्योरीज। तो ये जो थ्योरी है बेसिकली, लैंडस्केप इज़ अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज, स्टेज यानी कि टाइम, ये टॉपिक हो गया है। ज्योमॉर्फिक प्रोसेस एक फैक्टर है, स्ट्रक्चर एक फैक्टर है। तो ये फैक्टर्स बेसिकली इनके ऊपर आप देख रहे होगे क्वेश्चंस पूछता है। कंक्लूजन आप इससे कर सकते हो, प्रेजेंट डे लैंडफॉर्म वेयर मोर कॉम्प्लेक्सिटी देन सिंप्लिसिटी। तो इन सब चीज़ों को आपको समझने के लिए अमेरिकन स्कूल क्या है, देन ये अगेन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा, देन लैंडस्केप, फंक्शन, प्रोसेस, टाइम, इनका तीनों का टाइम जो यहाँ क्वेश्चन पूछा 83 में, वही क्वेश्चन 18 में पूछा। देन स्लोप भी एक फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ज्योग्राफी में इस तरह से क्वेश्चंस हैं। एंड अगर आप जियोलॉजी में बात करो तो अगेन यहाँ जो जियोमॉर्फोलॉजी है यूनिट नंबर 2, वहाँ पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। लैंडफॉर्म्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में अगेन यहाँ भी जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है ऑलमोस्ट वैसा ही कि या तो ये थ्योरीज वगैरह पूछी हैं, फैक्टर्स पूछे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछा है हाउ स्ट्रक्चर एंड लिथोलॉजी, तो ये दोनों फैक्टर्स हैं। टेक्टोनिक लैंडफॉर्म, तो टेक्टोनिक फैक्टर की वजह से क्या बन रहे हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, साइकिल, साइकिल आपका टाइम हो गया, लैंडफॉर्म इन रिलेशन टू रॉक, तो ये हो गया फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन जियोमॉर्फिक स्टडीज़। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा 2021 में, डायरेक्टली पूछ लिया व्हाट आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन जियोमॉर्फिक स्टडीज़। तो ये एग्जैक्टली जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसका कंटेंट आपको इस फर्स्ट पार्ट में देना पड़ेगा। देन दूसरा पार्ट ये है कि अर्थ की जो टोपोग्राफी है दैट इज़ नॉट ओल्डर देन टर्शरी, बहुत कम है जो टर्शरी से पुरानी है, एंड मैक्सिमम तो प्लेस्टोसिन, अभी रिसेंट एज की है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात करनी है।
आपने यहाँ देखे क्वेश्चन सेम है, देन लैंड फॉर्म्स में भी आप देखोगे ले देकर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के आपको क्वेश्चंस दिखते हैं। पॉज करके देख लेना। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट पर आपको ये जो मिलेगा, यहाँ पर ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी ऑप्शनल यहाँ मिलेंगे। जियोलॉजी की प्लेलिस्ट ये है, यहाँ आप देखो काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, अच्छा खासा इस प्लेलिस्ट को लोग फॉलो भी करते हैं। प्लस ये ज्योग्राफी ऑप्शनल 66 लेक्चर्स अभी तक आ चुके हैं। ये जो लेक्चर्स हैं यहाँ आपको दिख रहे होंगे, लैंडफॉर्म लैंडस्केप। प्लस लैंडफॉर्म में बेसिकली अगर आपको टोपोग्राफी का रोल डिटेल में समझना है तो जेनेसिस ऑफ सॉइल में टोपोग्राफी फैक्टर ये देख लेना, किस तरह से सॉइल डेवलपमेंट होता है टोपोग्राफी की वजह से, वहाँ हमने एक्सप्लेन किया। फैक्टर्स यही हैं, हेडिंग सब यही है। तो जो फैक्टर्स हैं बेसिकली दीज आर रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले ऑफ वेरियस फैक्टर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे टाइम तक, छोटे मोटे टाइम पर बात नहीं होती इसकी, साइक्लिक टाइम कहते हैं इसको। टेक्टोनिक की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट है उसकी वजह से फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म है बेसिकली इनके ऊपर जो बन सकते हैं इरोजनल, डिपोजिशनल, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी की वजह से। इन लैंडफॉर्म को फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या हायरार्की हमने यहाँ बात की थी कि 3D स्ट्रक्चर है, इसमें हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, पॉज करके यहाँ देख लेना, आइडिया लग जाएगा। सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या है, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या है, राइट। तो आई गेस कि आपको यहाँ तक अभी फ़िलहाल समझ आ गया होगा। स्टार्टिंग में हमने यही बात की, राइट। अब हम बात करते हैं CG हिगिंस का व्यू। सबसे पहले बैकग्राउंड आप दोगे कि क्यों इतना डिफ़िकल्ट है ये लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को समझना। ज्योग्राफी में जब या जियोमॉर्फोलॉजी में जब हम लैंडफॉर्म डेवलपमेंट पढ़ते हैं, क्यों इतनी सारी थ्योरीज आती हैं, तो उसकी थ्योरीज़ के ऊपर CG हिगिंस ने अपने व्यूज़ दिए। इन्होंने कहा मुझे आप थ्योरिस्ट मत समझो, मैं कोई थ्योरी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बता दे रहा हूँ आपको। इन्होंने कहा कि वी हैव लैक ऑफ एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, हमारे पास भू आकृति विकास का कोई भी स्वीकार्य या एक्सेप्टेबल सिद्धांत नहीं है। ऐसी कोई भी एक थ्योरी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि थ्योरी सही है या गलत है, परफेक्टली कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी कोई भी यूनिफॉर्म कंट्रोलिंग फैक्टर या कोई भी यूनिफॉर्म थ्योरी नहीं है जो कि ऑल लैंडफॉर्म्स इन ऑल क्लाइमेट एंड ऑल रीजन्स उनको एक्सप्लेन कर पाए। हो सकता है कि जो इक्वेटर है यहाँ पर टेम्परेचर एंड रेनफॉल ज़्यादा है, यहाँ पर लैंडफॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरी हो, एंड पोलर रीजन में जो लैंडफॉर्म है उनको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरी हो। स्लोप की वजह से कुछ अलग चीज़ें आती हो, माउंटेन पे जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग थ्योरी है। डेल्टा या प्लेन कितने तरीके से बनते हैं। प्लेन एक लैंडफॉर्म का टाइप है। प्लेन आपके डेल्टा रिवर एक्टिविटी से भी बन सकते हैं, सी लेवल नीचे जाने से भी प्लेन बन सकते हैं, राइट। ग्लेशियर्स की वजह से भी प्लेन बन सकते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। डेल्टाइक प्लेन हो गए, कोस्टल प्लेन्स हैं, रिवर की वजह से जो आपके फॉर एग्जांपल मिडिल गंगेटिक प्लेन्स हैं। तो कोई यूनिफॉर्म थ्योरी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। उन्होंने कहा देयर इज़ स्पेशल, मतलब स्पेस के ऊपर स्थानिक एंड टेम्पोरल वेरिएशन, कालगत टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है फैक्टर्स में। इस वजह से जेनेसिस ऑफ लैंडफॉर्म डिफरेंट है। बन प्लेन ही रहा है, लेकिन एक रिवराइन प्लेन है, एक कोस्टल प्लेन है, एक ग्लेशियल प्लेन है, और एक आपका कोई और वे में प्लेन हो सकता है। तो जो फैक्टर्स हैं या डिफरेंस आता है, कितनी सारी चीज़ें। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, टेक्टोनिक इवेंट अलग हो सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, वेजिटेशन क्या है, मिट्टी, पेडोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड ह्यूमन इंटरफेस, बहुत सारी चीज़ हो सकता है। कोई ओवर द ईयर, कई मिलियंस ऑफ ईयर में कोई लैंडफॉर्म बना, ह्यूमन ने इमीडिएटली माइनिंग के लिए पूरा कट कर दिया, एक सॉइल प्रोफाइल दिखा गया। ह्यूमन क्या करता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल सॉइल बनी लैंडफॉर्म, तो ह्यूमन पूरा सॉइल प्रोफाइल ऊपर से नीचे तक खा जाता है माइनिंग के लिए। या फिर अर्बनाइजेशन किया, इसके ऊपर कुछ अर्बन एक्टिविटी कर दी, घर बना दिया, तो अब पूरा सॉइल प्रोफाइल दब गया, अब लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हो गई। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, जो सिलेबस में है, उनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले जियोमॉर्फिक प्रोसेस। WD थॉर्नबरी की जो 9 थ्योरीज़ हैं उसमें सबसे पहली 2 जो थ्योरीज़ हैं उसमें प्रोसेस और स्ट्रक्चर की आती हैं। थॉर्नबरी ये कहते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस लीव देयर डिस्टिंक्टिव इम्प्रिंट अपॉन लैंडफॉर्म। अभी थ्योरी में तो 2-3 लाइन्स हैं, लेकिन जब आप इस तरह से समराइज़ करके आंसर या किसी टॉपिक को पढ़ते हो या आंसर लिखते हो तो क्रक्स लिखना होता है हमेशा। जियोमॉर्फिक प्रोसेस अपने डिस्टिंक्टिव इम्प्रिंट छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, उसमें मेन क्या है, वेदरिंग है, मास वेस्टिंग है, इरोजन है, डिपोजिशन है। इरोजन के फर्दर टाइप हो सकते हैं, मास वेस्टिंग के फर्दर टाइप, इनके फर्दर टाइप हो सकते हैं, बट इरोजन की वजह से जो लैंडफॉर्म बनेंगे उनके डिस्टिंक्टिव इम्प्रिंट होंगे, अलग तरह के फैक्टर्स बनेंगे, एंड डिपोजिशन की वजह से जो बनेगा अलग बनेगा। इसी वजह से इन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है वो लैंडफॉर्म पर अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ देता है।
आप समझ जाओगे कि ये मतलब ये डिपोजिशन तो हुआ है, प्लेन डिपोजिशन से बना है, लेकिन ये किसके डिपोजिशन, रिवर का डिपोजिशन है या फिर ग्लेशियर का या फिर किसी और चीज़ का। कभी कभी ये समझना मुश्किल भी होता है, इजी नहीं होता है कि कैसे बना, वो एक अलग चीज़ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म अलग चैप्टर है। एक्सोजेनस फैक्टर्स, प्रोसेस अलग है, फैक्टर्स अलग हैं। इन हर एक फैक्टर के ये प्रोसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है तो वाटर से वेदरिंग भी हो सकती है, मास वेस्टिंग हो सकती है, इरोजन, डिपोजिशन। सिमिलर वे में विंड भी ये चारों चीज़ें कर सकता है, आइस भी चारों चीज़ें कर सकता है, करंट, वेव, ये सबका एक अलग अलग एक्शन हो सकता है। तो ये क्या है, फैक्टर्स, एक्सोजेनस फैक्टर। जो सिलेबस में फैक्टर्स हैं वो क्या है, फ्लूवियल यानी कि रिवर, मेरीन, एओलियन यानी कि विंड, कास्ट, ग्लेशियल एंड पेरीग्लेशियल। इतने तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो इतने फैक्टर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है, कंट्रोलिंग फैक्टर, वो समझते हैं, वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली हम पेरेंट रॉक पढ़ते हैं। पेरेंट रॉक के ऊपर बहुत डिटेल में आप पढ़ते हो, लेकिन जब आपको शॉर्ट में समझना है तो थॉर्नबरी की ये जो थ्योरी है, स्ट्रक्चर इज अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। स्ट्रक्चर कैसी है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है कि लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रॉक में, लेयर्स या स्ट्रेटा, लेयरिंग ऐसे होती है, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ लेयर, लेयर आपकी हॉरिजॉन्टल हैं या फिर टिल्ट हो गई हैं, किस तरह से उनका इंक्लिनेशन आएगा, या फिर कुछ टिल्टेड है कुछ स्ट्रेट है, वहाँ से आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल इस तरह की एक्टिविटी है, कुछ टिल्टेड है कुछ स्ट्रेट है, इसका मतलब ये वाली चीज़ हो सकता है नीचे गई हो। ज्वाइंट एंड फॉल्ट, ज्वाइंट यहीं पर एक क्रैक टाइप का है, फॉल्ट क्या है, ये आपकी लेयर है, इसमें से एक पार्ट, फॉर एग्जांपल इतना वाला पार्ट ये हल्का सा नीचे चला गया, तो ये फॉल्टिंग हो गई। ओरिएंटेशन किस टाइप का है, ओरिएंटेशन में आप सन रे से ओरिएंटेशन देख सकते हो कि यहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है कि यहाँ टिल्ट होकर पड़ रही है। देन हार्डनेस ऑफ रॉक, जो सॉफ्ट रॉक होगी उनमें इरोजन इजीली हो जाएगा, हार्ड रॉक है उनमें इरोजन मुश्किल से होगा। केमिकल सेंसिटिविटी क्या है, तो ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसमें ये सारे फैक्टर्स आते हैं। देन हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में बेसिकली थॉर्नबरी ने थ्योरी तो दी है, बट वो जो मेन थ्योरी है, ट्राइकार्ट, जे ट्राइकार्ट एंड कैलियक्स, ये दो लोग हैं, इन्होंने थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी, इस क्लाइमेटिक थ्योरी में भी 3-4 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, लेकिन पहली लाइन जो है वो यही इंपॉर्टेंट है। ईच क्लाइमेटिक टाइप प्रोड्यूस इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक असेंबलीज ऑफ लैंडफॉर्म। ट्रॉपिकल एरिया में आपको अलग लैंडफॉर्म मिलेंगे, रेनफॉल ज़्यादा हो जाएगी सेम एरिया में तो अलग लैंडफॉर्म मिलेंगे, रेनफॉल कम हो जाएगी सेम एरिया में तो अलग लैंडफॉर्म मिलेंगे, राइट। तो इन्होंने ट्राइकार्टर कैलिक्स की थ्योरी है। इन्होंने ये कहा, ट्राइकार्टर कैलिक्स ने, दो तरह के कंट्रोल्स होते हैं क्लाइमेट के, एक होता है डायरेक्ट कंट्रोल, एक होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल क्या है, टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन, क्लाइमेट की वजह से ही वेदरिंग हो जा रही है, सीधे टेम्परेचर की वजह से एक अलग तरह की वेदरिंग होगी। जैसे हमने वेदरिंग में यहाँ पढ़ा था, ये बहुत सारी चीज़ें वेदरिंग में अगर आप देखोगे, कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ वेदरिंग, तो सॉरी, फिजिकल वेदरिंग में अगर हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो टेम्परेचर की वजह से इस तरह की वेदरिंग हो सकती है, हो सकता है रेनफॉल का भी इसमें रोल रहा हो, इस तरह से कुछ हो सकता है। देन एक्सफोलिएशन, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, फ्रीज थॉ हो सकता है, शैटरिंग टाइप की एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। देखो जो कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ वेदरिंग है ना, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक, स्लोप, क्लाइमेट, वेजिटेशन, राइट। तो ये जो फैक्टर्स हैं, चाहे आपको वेदरिंग में पढ़ने हो, चाहे आप सॉइल में पढ़ रहे हो, वहाँ भी सेम फैक्टर्स हैं, बस एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। अब सब जगह आपको ये थ्योरी से उनको सब्सटेंशिएट तो कर ही देना, एक्सप्लेन कर देना है। डायरेक्ट कंट्रोल है टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन। इनडायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या है, क्लाइमेट, क्लाइमेट से उस जगह की वेजिटेशन अफेक्ट होती है, वेजिटेशन से लैंडफॉर्म अफेक्ट होता है, ये इनडायरेक्टली वेजिटेशन के थ्रू कर रहा है। यहाँ क्या है, क्लाइमेट से डायरेक्टली लैंडफॉर्म अफेक्ट हो रहा है, ये डायरेक्ट कंट्रोल है। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस वेजिटेशन एंड इन टर्न वेजिटेशन इन्फ्लुएंस लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल फैक्टर है। वेजिटेशन का जो रोल है उसे हम पढ़ते हैं बेसिकली बायोटिक कंपोनेंट में। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कंट्रोल आपको समझ में आया। जब हम क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म एक टर्म आती है, इस पर क्वेश्चन भी पूछे हैं। क्वेश्चन ये पूछा है लैंडफॉर्म में, ब्रीफली डिस्क्राइब 2 डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म्स ईच ऑफ हॉट एरिड एंड कोल्ड एरिड इन क्लाइमेट के। तो ये डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म्स को डिटेल में हम अलग लेक्चर में समझेंगे, बट बस ये समझ लो डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म है क्या, क्यों क्वेश्चन पूछा। डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म, जब हम क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ हम कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो डिस्टिंक्टिव क्लाइमेट कंडीशंस को या क्लाइमेट या लैंडफॉर्म के रिलेशन को बताते हैं, उनको हम डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म कहते हैं।
हॉट एरिड की वजह से कौन सा लैंडफॉर्म बनेगा एंड कोल्ड एरिड की वजह से कौन सा लैंडफॉर्म बनेगा। फॉर एग्जांपल इंसलबर्ग एंड ये पेडिमेंट है आपको हॉट एरिड एरिया में दिखेंगे, राइट। तो ये डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म है। अभी तक जो डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म दिखाए हैं, अभी तक ढूंढ पाए हैं जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, बेसिकली 4 हैं: इंसलबर्ग, ड्यूरीक्रस्ट, पेडिमेंट एंड टॉर। आपको अगर पता है कि इनमें से हॉट एरिया वाले कौन से हैं एंड कोल्ड एरिया वाले कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में बता दो, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। फिर इसके बाद एक फैक्टर टाइम आता है। अब टाइम आप कैसे बताते हो? ज्योग्राफी में टाइम को कई वेज में डिफाइन किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी स्केल का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं साइक्लिक टाइम, चक्रीय समय। तो आप ये देखोगे जनरली, यहाँ मैंने हमेशा नहीं लिखा है, जनरली नो परसेप्टिबल चेंज में अकर इन द मॉर्फोलॉजिकल फीचर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जनरली छोटे पीरियड में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब जनरली वर्ड क्यों लिखा है? फॉर एग्जाम्पल, कई मिलियंस ऑफ ईयर में कोई लैंडफॉर्म बना था और इंसान ने जाके वहाँ एक दिन में डायनामाइट ब्लास्ट कर दिया, अलग तरह का लैंडफॉर्म बन गया, या माइनिंग के लिए एक्टिविटी कर दी, या एग्रीकल्चर कर दी। तो इसीलिए जनरली लिखना होता है। छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा आपको परसेप्टिबल चेंजेस नहीं दिखेंगे। साइक्लिक टाइम है जो एक यूनिट यूज़ की जाती है मिलियंस ऑफ ईयर्स की जब बात करते हैं, तो इट इन्वॉल्व्स लॉन्गर जियोलॉजिकल पीरियड इन स्केल ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर। एक बहुत बड़े स्पेशल एरियल यूनिट, बहुत बड़ी स्थानिक इकाई पर ये टाइम हम यूज़ करते हैं, उसको हम साइक्लिक टाइम कहते हैं। अब टाइम को लेकर थॉर्नबरी और डेविस ने ऑलमोस्ट सिमिलर बात कही है। थॉर्नबरी कहते हैं जैसे जैसे डिफरेंट इरोजनल एजेंट, जो हमने यहाँ प्रोसेस पढ़े थे, इरोजनल एजेंट अर्थ सरफेस पर एक्ट करते हैं, एक ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ लैंडफॉर्म बनता है। ऑर्डरली का मतलब क्या है? पहले ए बनेगा, ए के बाद बी बनेगा, बी के बाद सी बनेगा। तो उन्होंने क्या कहा, ये ऑर्डर क्या है? 3 स्टेजेस हैं: यूथ, मैच्योरिटी एंड ओल्ड। यही डेविस ने कहा, यही पेंक सब ने कंटिन्यू किया। एंड थॉर्नबरी की बुक लेटेस्ट है अभी की। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ओरिजिनली डेविस का दिया हुआ था। तो WM डेविस ने क्या कहा था कि लैंडस्केप इज़ अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। इन 3 चीज़ें को आप मुझे दे दो, मैं लैंडफॉर्म बना दूंगा अगर स्टेबिलिटी है। लैंडस्केप इज़ अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। इन 3 चीज़ों से बनता है। हालांकि उस पर काम बाकी फैक्टर करेंगे, लेकिन ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए: स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी में 2 तरह की एनर्जी होती है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कन्वेक्शन सेल्स बनती हैं धरती के अंदर, उसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ को घूम रही है, यहाँ को घूम रही है, तो प्लेट्स आपकी दूर मूव कर जाएंगी। तो कन्वेक्शन सेल बनती हैं, संवहन सेल या संवहन धाराएं बनती हैं, उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होता है। इसकी वजह से फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म बन रहे हैं। एक्सटर्नल एजेंसी इरोजनल एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म बन रहा है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं एक्सटर्नल एजेंसी में? टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है, विंड हो सकता है, देन विंड से एनर्जी आ सकती है, प्रेशर वेरिएशन से एनर्जी आ सकती है। तो ये एक्सटर्नल एनर्जी किनकी वजह से आ रही है? थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म बना रहे हैं। देन बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, बायोटिक कंपोनेंट में जो मेन शामिल होते हैं फ्लोरा, फौना, ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनका रोल डिटेल में देखना तो वेदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन, वो वाला लेक्चर देख लेना आप, वहाँ पे डिटेल में मिलेगा। तो फ्लोरा और फौना फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। वेदरिंग अगर हो जाएगी तो बाकी सारे प्रोसेस चलने लगेंगे। वेदरिंग की वजह से प्रोसेस और स्ट्रक्चर पर इंपैक्ट पड़ेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर हो गया, डैम कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, बहुत सारी चीज़ें, इनकी वजह से भी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। एक बायोटिक कंपोनेंट का रोल आएगा। देन टोपोग्राफी में आप देखोगे 3-4 चीज़ें, बेसिकली स्लोप और ड्रेनेज की बात करते हैं। टोपोग्राफी में जब हम स्लोप की बात करते हैं, स्लोप एस्पेक्ट, स्लोप कन्फिग्रेशन एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ स्लोप। एस्पेक्ट को हिंदी में कहते हैं अभिविन्यास, ढलान विन्यास एंड ढलान पर सापेक्ष स्थिति। इनसे क्या क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, स्लोप बेसिकली क्या है, ये तो आप समझते होगे कि स्लोप में ज़्यादा स्लोप होगी तो वेदरिंग इरोजन ज़्यादा होगा। स्लोप में 3-4 चीज़ें होती है: ग्रेडियंट, स्लोप लेंथ एंड स्लोप एस्पेक्ट। स्लोप एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप जानते हो ज्योग्राफी में, तो हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी हम फिलहाल फैक्टर्स पढ़ रहे हैं स्लोप के। तो स्लोप एस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन है, एस्पेक्ट किस चीज़ को बताता है? डायरेक्शन ऑफ स्लोप इन रिलेशन टू सन। सन है, सन रेज इस पर डायरेक्ट पड़ रही हैं कि इनडायरेक्ट यहाँ पर पड़ रही हैं टिल्टेड होके, या फिर यहाँ इस एरिया में ऐसे होके तो पड़ेंगी नहीं, या फिर पड़ेंगी नहीं, राइट। कोल्डर या शेडी जोन हो गया। तो ये स्लोप एस्पेक्ट बताता है कि डायरेक्शन ऑफ स्लोप क्या है। अब कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं कि सन वहाँ तक जाता ही ना हो। फॉर एग्जांपल हम इस मैप से समझते हैं, सन की जो रिलेटिव मूवमेंट है समथिंग 23 नॉर्थ 23 साउथ इस जोन में ही रहने वाली है।
सन मैक्सिमम सपोज यहाँ तक ही पहुँच पा रहा है, यहाँ तक इस जोन तक पहुँच पा रहा है, ये लाइन है सन की, ठीक। अब ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन ऐसा है, तो सनरेज इस तरफ पहुँचेंगी वो भी टिल्ट होके, बट दूसरी तरफ माउंटेन की तो पहुँच ही नहीं पाएंगी। अगर आप इसे थोड़ा सा ऐसे समझो, सन यहाँ तक आ रहा है, बस यहाँ तक ही पहुँचेंगी, इस तरफ तो पहुँचेंगी नहीं, तो ये परमानेंट शेडी डायरेक्शन है। सेम चीज़ आल्पस में भी है, आल्पस माउंटेन में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि सन वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। उसकी वजह से क्या होगा कि सन यहाँ तक है फॉर एग्जांपल, तो सन रेज यहाँ डायरेक्ट पड़ रही हैं, ठीक है, इसको हम साउथ फेसिंग स्लोप कह रहे हैं, बट यहाँ टिल्ट होके पड़ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो अलग तरह की वेजिटेशन है, उस वजह से अलग तरह के लैंडफॉर्म्स भी दिखेंगे। यहाँ देखो आपको ये इरोजनल एक्टिविटी टाइप की दिख रही होगी, यहाँ आपको लैंडफॉर्म में ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी। यहाँ सॉइल प्रोफाइल की डेप्थ भी ज़्यादा होती है, सॉइल के लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था, तो इसे बेसिकली हम सॉइल स्लोप एस्पेक्ट कहते हैं। ये देखो अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर सनरेज हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट्री के लिए लैंड को छोड़ देते हैं, यहाँ पर फार्मिंग वगैरह करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। फिर आता है स्लोप कन्फिग्रेशन। स्लोप कन्फिग्रेशन में आता है कॉन्वेक्स या कॉनकेव। स्लोप ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो या ऐसा हो, केव मतलब गुफा, तो मैं केव को ऐसे याद रखता हूँ, दूसरा कॉन्वेक्स बचा। तो ये वाला जब स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कॉनकेव है, जब ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा कॉन्वेक्स है। अब 1 मीटर की कॉन्वेक्सिविटी या कॉनकेव इनको हम नहीं मानते हैं, अगर हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है तो उसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स इस तरह की स्ट्रक्चर कहते हैं। अब माउंटेन कुछ ऐसा दिखता है आपको, ठीक है, तो माउंटेन में ये वाला जो एरिया है ये कॉन्वेक्स है एंड ये जो एरिया है कॉनकेव है। माउंटेन देखो ऐसे चल रहा है इस तरह से, तो ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर चलते चलते यहाँ कहीं आई, उसके बाद कॉनकेव स्टार्ट हो गया यहाँ पर, तो इस पॉइंट को कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसके इस तरफ कॉन्वेक्स पोजीशन थी, इस तरफ कॉनकेव पोजीशन थी। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के इस तरफ आपको इरोजनल फीचर्स ज़्यादा दिखेंगे, इस तरफ आपको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली स्लोप कन्फिग्रेशन का इफेक्ट आया। रिलेटिव पोजीशन, अगेन स्लोप कन्फिग्रेशन में ही आप स्लोप को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करो, समिट से लेकर टो स्लोप तक, शोल्डर कहते हैं, बैक स्लोप, फुट स्लोप एंड टो स्लोप, ठीक। तो सबसे ऊपर क्रेस्ट होता है यहाँ पर, चोटी, ये वाला पार्ट। इसके बाद आता है फ्री फेस या क्लिफ, ये वाला पार्ट। यहाँ लैंडफॉर्म बिल्कुल स्टीप होता है, यहाँ पर आपको वेदरिंग एक्टिविटी लगातार दिखती रहेगी। ये लेयर बाय लेयर, ये जो दिख रहा है ना, ये लेयर बाय लेयर रिमूव होता रहेगा। फॉर एग्जांपल ये लेयर है, तो अब इसका इरोजन हो जाएगा, ये लेयर यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, विद टाइम ये यहाँ पहुँच जाएगा, विद टाइम यहाँ पहुँच जाएगा, विद टाइम यहाँ पहुँच जाएगा, विद टाइम यहाँ, विद टाइम ये हाइट कम हो जाएगी। तो बेसिकली जो क्रेस्ट है ना, इसकी हाइट, क्रेस्ट अभी ऐसे ऐसे करके नीचे आने लगेगा क्रेस्ट पर इस तरह से। तो बेसिकली फ्री फेस का जब ये कटिंग होती जाती है, समझ रहे हो ना, ये वाला पार्ट कट जाएगा, इसको हम कहते हैं पैरेलल रिट्रीट, कि पहले ये निकला फिर ये निकला फिर ये निकला, तो पैरेलल रिट्रीट बेसिकली पैंक की थ्योरी जो है। टालुस सोप, इसके नीचे ये टालुस जोन होता है, इसके नीचे पेडिमेंट जोन। यहाँ इरोजन ही होगा, यहाँ मटेरियल आएगा, कुछ देर स्टे करेगा, निकल लेगा, यहाँ मटेरियल रुका रहेगा, टालुस स्लोप या पेडिमेंट स्लोप। फिर ड्रेनेज तो आपको पता ही है, ड्रेनेज पैटर्न की वजह से तो सारी एक्टिविटीज़ ही हो रही है, इरोजन, डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो टोपोग्राफी में आता है। तो बेसिकली अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट करना चाहें, फैक्टर्स ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, जो हमने 7 मेन फैक्टर पढ़े, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो इवेल्युएट अगर करना चाहें तो मेजॉरिटी ऑफ थ्योरीज आर प्रपोज्ड बेस्ड ऑन अ लिमिटेड स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म इन स्मॉल एरिया। लिमिटेड स्टडी की, अब बंदा कितनी थ्योरीज स्टडी कर लेता, लेकिन उन्होंने कहा ये हमारे कंक्लूजन है, यूनिवर्सल है। तो ऐसा नहीं है, डेविस की थ्योरी अलग जगह आप लगा सकते हो, पैंक की थ्योरी अलग जगह लगा सकते हो सकता है किसी एरिया में प्रोसेस की वजह से ज़्यादा फर्क पड़ता हो, किसी एरिया में स्ट्रक्चर की वजह से ज़्यादा फर्क पड़ता हो, कहीं क्लाइमेटिक लैंडफॉर्म्स आपको दिखेंगे, कहीं एनर्जी की वजह से लैंडफॉर्म दिख रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक वाले, कहीं ह्यूमन की वजह से दिख रहे हैं, कहीं टाइम का इम्पैक्ट है। तो बेसिकली अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होंगी, यूनिवर्सल नहीं होंगे। C.G. हिगिंस, जिनकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, इन्होंने क्या कहा कि जो कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग थ्योरीज या फिर फैक्टर्स ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, वो ओवर सिंप्लीफिकेशन की वजह से है। ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है दुनिया में, सिंप्लीफाइड नहीं है दुनिया इतनी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन इज मोर कॉमन देन सिंप्लिसिटी, ये भी एक थ्योरी अपने आप में। अब इस थ्योरी से हमने समराइज किया, भू आकृतिक विकास की जटिलता सरलता से ज़्यादा सामान्य है। जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी ही इस दुनिया का सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत। इस वजह से ये कहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ एंड डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो ये प्रॉब्लम है, इसको आप एक सिंगल जियोमॉर्फिक थ्योरी या एक सिंगल जियोमॉर्फिक
फैक्टर के बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सीजी हिगिंग्स ने क्या कहा, वी नीड डिफरेंट थ्योरीज फॉर डिफरेंट पर्पस, देयर कैन बी नो डेफिनेटिव थ्योरी या फिर जियोमॉर्फिक सिस्टम जो कि सभी लैंड फॉर्म्स में आ पाए। तो इन थ्योरीज़ को हम जब वन बाय वन पढ़ेंगे, अभी आई थिंक ये ट्रांसलेट होना बाकी है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स 9 है आपको जो दिख रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और इनको हम जब पढ़ेंगे, चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी और फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म, तो यहाँ पर आप देखोगे एक एक करके हमें ये फैक्टर्स पढ़ने हैं। फंडामेंटल फैक्टर, सेम फिजिकल प्रोसेस एंड लॉ, ये पहला चीज़ है। जियोलॉजिकल प्रोसेस की बात की है, देन यहाँ पर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात की है, देन यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरी है कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस तरह से 9-10 थ्योरीज है, ये हमें पढ़नी है। तो बने रहिए इस लेक्चर सीरीज़ में, बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे पढ़ने में। डू सब्सक्राइब। आपको अगर खुशी होती है लेक्चर्स देख के तो आप थोड़ा सा हमारे लिए भी एफर्ट डालो। आई विल मेक श्योर कि आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, प्लस पेड पोर्टल में तो आप लिटरली ये कंटेंट देख के एंड वीडियोस देख के आपको इससे बेटर लेक्चर्स ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी में, एटलीस्ट जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट के लिए तो कोई नहीं पढ़ा सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड इनरोलिंग एट आवर वेबसाइट।